नमस्कार, मैं हूं संदीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं स्टडी 91। दोस्तों, आज हम जो है तीसरे लेक्चर में जो हमारा यूपीएसआई का मूल विधि और पॉलिटी ऐसा जो चल रहा है, इसके हम तीसरे लेक्चर को आज देखने वाले हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक प्रश्न, क्योंकि आप लोग सब एसआई बनने वाले हैं और एसआई के जो काम होते हैं, क्या क्या ऐसे होते हैं, इनके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो आने वाले हैं परीक्षा में, ऐसे जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, उसको हम लोग देखेंगे और जल्दी से जानेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड तो आप लोगों ने कर ही लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें और लोगों से कराएं, उनको बताएं कि प्लेटफॉर्म अच्छा है और कैसे कैसे पढ़ना होता है इससे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार सब लोग रीड कर लीजिए। आंसर तो हम दे ही देंगे और समझा भी देंगे, है ना। तो आंसर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है ए एक ऐसा अपराध करता है। देखिए क्या अपराध करता है, पूछ रहा है। ए मतलब यहाँ पे जो ए बी होता है, इसका मतलब ना आदमी को इंगित किया गया है, किस कोई व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है ना। क्या कहा उन्होंने, ऐसा अपराध करता है जो जुर्माने से दंडनीय है। मतलब वो कोई स्मॉल कॉजेस कोई हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है जो जुर्माने से दंडनीय है। मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, मैंने अपने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है। ठीक है, एसीजीएम, सीजीएम, एडीजे, डीजे, है ना, ये क्रम चलता है क्रिमिनल में। ठीक, तो बल्कि वो जो है डीजे, एडीजे और डीजे ना कह करके उसको सेशन जज कहते हैं। मैं एक लेक्चर में आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन कौन से जज के जो है डिवीजन है, कौन कौन से कोर्ट के अपने डिवीजन होते हैं, कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, सब बता सकता हूं एक लेक्चर में। ठीक, वो छोटा सा लेक्चर में 5-7 मिनट का बनाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक ऐसा अपराध करता है जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, मतलब जिसमें सिर्फ फाइन लगना है, सजा कुछ नहीं मिलनी है। ठीक है, ऐसा वो बता रहा है, जुर्माने से दंडनीय है, ऐसा सा है। तो कह रहा है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो ए पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाता है। कितने रुपए का, 1000 रुपए का जुर्माना लगाता है। कौन, जज साहब या मजिस्ट्रेट, इसको हम लोग कहते हैं देसी भाषा में जज कहते हैं, आप लोग मुंसिफ जज, आरोपित करता है। लेकिन ए जुर्माने संदाय, संदाय माने देने से। ठीक है, संदाय शब्द यहां पर आया है, इसका मतलब है देने से। ए जुर्माने के संदाय में असफल रहता है, मतलब नहीं दे पाता है। मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग यानी सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है, वो ए को कितनी अवधि के कारावास से अधिनिर्णित कर सकता है। माने इसका सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसको जज साहब ने कहा 1000 रुपए फाइन दे दो, तुम छूट जाओगे। वो 1000 रुपए फाइन नहीं दे सका, तो जज साहब उसको कितनी और सजा दे सकते हैं। कौन, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, तो उसको अधिकतम 1 वर्ष की सजा दे सकते हैं अगर 1000 रुपए फाइन नहीं दे पाया तो। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विचारण में, यहां एक ही विचारण का मतलब है एक केस। ठीक है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए, बात को समझना ध्यान से, मैं भी इसको और एलिब्रेट करता हूं, एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। ठीक है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध माने पनिशमेंट मिल रही है, अब मिल गई है। ठीक, पनिशमेंट मिलने का मतलब डिक्लेयर हो गया कि आपने ये अपराध किया था, फाइनल हो गया, जजमेंट होने वाला है। ठीक है, दोषसिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेशों, दंडादेश माने जो दंड मिलने वाला है, अभी सजा मिलने वाली है, की अवधि अधिक नहीं होगी। इसका मतलब है, प्रश्न ये पूछ रहा है, एक ही केस में, मान लीजिए कोई एक केस है, ठीक है, उस केस में कई, आपने देखा होगा जब एफआईआर दर्ज होती है तो कई सारे सेक्शन लगते हैं, है ना, लगते हैं कि नहीं लगते। मान लीजिए देखा तो 354 लगा। 354 क्या है, लड़कियों से छेड़छाड़, मॉलेस्ट्री इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें ABCD कई पार्ट हैं, कोई एक लगा होगा मान लीजिए, फिर उसमें लगा दिए, आपने समझ देखा होगा 504, 506, कई धाराएं ऐसी एक एफआईआर में लगती हैं। ट्रायल चलता है, ट्रायल माने फिर उसकी सुनवाई होती है। तो सुनवाई होने के बाद जज को ये होता है कि वो अलग अलग भी सजा दे सकता है सारे अपराध के लिए, या एक ही में सजा दे सकता है। अगर वो सारे अपराधों की सजा, इन सारी धाराओं की सजा अलग अलग देगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा मामला। तो वो इनकी संयुक्त जो सजा होती है वो कितनी दे सकता है अधिकतम, यही प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस बात का उत्तर है आपका 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 14 वर्ष से इतनी दे सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 वर्ष, यहां पूछा नहीं होगी तो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, तो संयुक्त भी देगा तो भी 14 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक है, वो बात अलग है कि किसी केस में इंडिविजुअली सजा की बात की है, जहां लिखा है आजीवन कारावास। एक डाउट आपका यहां क्लियर कर देता हूं, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, छात्रों को, विधि के भी और अन्य के भी। आजीवन कारावास क्या? आजीवन कारावास माने लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो मिलता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को मिला, पहले क्या नियम था, लोग कहते थे 14 साल में बाहर आ जाएगा, कुछ राज्यों में 20 साल में बाहर आता था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम बना रखा था। अभी क्या हुआ कि उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन दिया, एक ऐसा निर्णय दिया, उसमें कहा आजीवन कारावास का मतलब है कि अब डेड बॉडी ही जेल से बाहर आएगी, ठीक है, यानी कि सजा पूरी लाइफ टाइम तक काटेगा। अब आप लोग कह देंगे कि नहीं, उसमें तो बाहर आ जाते हैं, पैरोल पे आ जाते हैं, जमानत पे आ जाते हैं, है ना, लेकिन सजा काटनी है, वो पूरी होगी लाइफ टाइम, सीधा है। यानी कि अब आजीवन कारावास का मतलब है कि आदमी की डेड बॉडी ही बाहर आएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता पूछ रहा है, ये आपके लिए सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न है भाई, इतना तो कानून जानना ही चाहिए, जरूरी है ना। तो कह रहा है जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होती है। बाध्य माने फोर्सली बाध्य होती है। कब सहायता करने के लिए बाध्य होती है, यानी किस धारा के तहत बाध्य होती है? तो सीआरपीसी की धारा 37 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ये जो धाराएं बता रहा हूं सब सीआरपीसी के, कंफ्यूज मत होना। पता लगा आईपीसी पढ़ रहे हो, कंफ्यूज हो गए, बोले यार वहां तो सर ने ये बताया था, यहां दूसरी हो गई, है ना। तो इतना कानून है, हर में धारा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सीआरपीसी है, क्या है? सीआरपीसी, जिसको आप लोग कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपने इसका नाम दे रखा है, ये आप लोग को पता है। इसके अलावा जो एक और एक्ट आपको पढ़ना है, वो कोड पढ़ना है, वो क्या है? वो आप आईपीसी कहते हो, भारतीय दंड संहिता, वो 1860 का है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग चीज है। सीआरपीसी जो है वो सामान्यतः सिर्फ ट्रायल से, कोर्ट में कौन सी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, है ना, मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, पुलिस अधिकारी की क्या पावर है, सरकारी अधिकारी की, सरकारी जो लोक अभियोजक होता है जिसको हम सरकारी वकील कहते हैं, उसकी क्या पावर है, उसकी कैसी नियुक्ति होती है, ये सारी चीजें सीआरपीसी में दी है। किसमें दी है? सीआरपीसी में दी है। आईपीसी में सिर्फ एक चीज दी है, कौन सा अपराध किया है, कितनी सजा मिलेगी, ये आईपीसी बताती है, ठीक है। जहां सजा की बात आएगी वहां आईपीसी होगा, और जहां इसकी बात होगी वहां क्या होगा? वहां पर जो है सीआरपीसी लागू होगी। तो ये पूछ रहा है मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद जनता करने के लिए बाध्य है, किस धारा के तहत है? तो धारा 37 के तहत है, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 37 के तहत है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फोर्सली है, देखिए यहाँ पे शब्द है बाध्य। बाध्य का मतलब होता है आप आबद्ध हैं, उसको करना ही करना है आपको, उसमें मना नहीं कर सकते, हम काहे को करें, ऐसा नहीं कर जाएंगे आप, वो करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चौथे क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कहता है कुछ अपराधों को इतला का मतलब होता है सूचना देना। क्या? सूचना देना। कुछ अपराधों को सूचना जनता निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा, यह प्रावधान है, ठीक है, यह प्रावधान है। अभी इसके पहले वाले में क्या था? उसमें बाध्य था, शब्द क्या लिखा था? बाध्य लिखा था ना किनारे में, बार बार गोला कर रहा हूं, बाध्य। और इसमें क्या है? इसमें सूचना देने की बात कर रहा है, जनता खुद सूचना देगी जाके। वहां पर क्या है? सहायता करने के लिए बाध्य था, और यहां पर जनता खुद जाकर के मजिस्ट्रेट या पुलिस को ये सूचना देगी, ठीक है। तो कौन सी सूचना देगी? ये किस धारा में प्रावधान है? तो ये धारा 39 के अंतर्गत प्रावधान है, ठीक है, 39 के तहत, ठीक। आगे अगला देखिए, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तारी कर सकती है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान करे, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग एसआई बने तो आपके पास पावर होगी गिरफ्तारी वाली, तो ये समझ लीजिए कब गिरफ्तारी आप करेंगे, ठीक है। पुलिस वारंट के बिना किस धारा में गिरफ्तार कर सकती है? बिना वारंट के। आप लोग फिल्म देखते होंगे, पुरानी कोई फिल्म देखते होंगे, या आजकल नई में तो और आने लगा है। जैसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाता है तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है कहता है आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? वारंट है आपके पास, है कि नहीं? वारंट है आपके पास, तो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी होते हैं। ये भी थोड़ा दिमाग में डाल लीजिए। कौन सी धारा? धारा 41 के तहत, ठीक है। कब होता है? पिछले वाले मेरे लेक्चर में मैंने बताया था आपको, संज्ञेय अपराध में, ठीक है। किसमें? संज्ञेय अपराध में। आगे चलिए, गिरफ्तार, ये आगे देखिए क्या है? गिरफ्तार करने की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में दिए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कल को अधिकारी बनते हैं, पुलिस अधिकारी, तो आप गिरफ्तारी करने जाएंगे अगर किसी की, तो आपके कुछ कर्तव्य होंगे। वह कर्तव्य किस धारा में दिए हैं? हालांकि वहां बताया जाता होगा ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन अभी एग्जाम पास करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो किस धारा में दिए गए हैं? तो 41A में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं?
इसके पहले 41 था, अब 41A है, दोनों धाराएं हैं। 41 में क्या था, तो ये और ये 41A में दिया है प्रक्रिया की बात, वहां कब गिरफ्तार कर सकती है वो बताया था। यहां पर प्रक्रिया क्या है, कैसे गिरफ्तार करेगी उसकी एक प्रक्रिया है। देखिए ये जो धारा है ये सब कहां से आया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो उसमें एक आ गया था कि भाई पुलिस अगर गिरफ्तार करने जाए तो दफ्ती उसके जो नेम प्लेट है वो सही होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, लेके जाना चाहिए, उसके परिवार के किसी उससे संबंध में साइन कराने चाहिए, वारंट पे साइन कराने चाहिए, ऐसा सब का जो है एक प्रक्रिया उसमें पूरी लिखी है। धारा 41A में जब आप पढ़ेंगे मिल जाएगी आपको, लेकिन आपके लिए वो सब अंदर का मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई मतलब धारा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 41A में लिखा है प्रक्रिया की बात, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां देखिए क्या लिखा है, 7वां लिखा है गिरफ्तारी की रीति किस धारा में दी गई है, ठीक है। अभी क्या दिया है, गिरफ्तारी की रीति किस धारा में दी गई है, अभी समझना है, ठीक है। तो ये किस में दी गई है, तो धारा गिरफ्तारी की रीति दी गई है, ये धारा 47 में है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये धारा मुझको लगता है, एक मिनट, क्वेश्चन, गिरफ्तार करने की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में, यहाँ कर्तव्य की बात की गई है 41 में, ठीक है। और ये दिया गया है आपका, ये धारा 46 की बात की गई है यहाँ पर, कि गिरफ्तारी के लिए धारा 46 की बात की गई है, ठीक है। ये सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ठीक, ये धारा 46 में दी गई है, ये है, ठीक। धारा 46 के अंतर्गत बताया गया है गिरफ्तारी की रीति क्या होगी, ठीक है। गिरफ्तारी की किस रीति से गिरफ्तारी की जाएगी, तो गिरफ्तार करेंगे तो व्यक्ति के सामान जो निकलेगा उसके सबको लिस्ट बनानी होगी, ये सब चीजें इसके अंतर्गत दी गई है। आगे चलिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी किस धारा के अंतर्गत ली जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, है कि नहीं है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी किस धारा के अंतर्गत ली जाएगी, बताइए। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, आप लोग को एक चीज मालूम होगी, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो क्या होता है, उसकी एक तलाशी ली जाती है गिरफ्तारी के बाद। कई माली शक के बिना पर भी गिरफ्तार करते हैं, नाम वाम ना बताने पर गिरफ्तार करते हैं, ऐसा गिरफ्तारी जब होती है तो उसकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ऐसा होता है ना सामान्यतः। तो ये किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो ये कहा गया है धारा 51 के तहत, ठीक है। ये सब धारा सीआरपीसी की हैं, ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता, देख 51 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कई बार ऐसे लिख देता है पेपर में आपके, ऐसे भी लिखा होता है दंड प्रक्रिया संहिता, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय दंड संहिता लिखा हुआ आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा भारतीय दंड संहिता, ठीक है, अंतर समझ गए ना। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये सिर्फ दंड की बात करती है, ये पूरे प्रोसीजर की बात करती है, कोर्ट में कैसा प्रोसीजर चलेगा, तो 51 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये है किसी स्त्री अपराधी, कौन सी अपराधी, महिला अपराधी के लिए, कोई महिला अपराधी की शारीरिक परीक्षा किसके द्वारा की जा सकेगी, मतलब पूछ रहा है, परीक्षा का मतलब है टेस्ट, अगर उसको उसका बॉडी का टेस्ट लेना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, चेकअप कराना है तो रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण में किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ठीक है, किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा। तो किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किसी भी नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रीकृत, किसका मतलब कौन, ये वो है जो क्या नाम है, मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं उन लोग के द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत, ठीक। वैसे तो पुलिस किसी भी डॉक्टर से करा सकती है, लेकिन रजिस्ट्रीकृत हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं आपके जिला अस्पताल में, वही करते हैं ज़्यादातर टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है ए और बी, ठीक, क्या आंसर है, ए और बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है, अभी तक ये सारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन थे, ये सीआरपीसी के थे, ये क्वेश्चन है आपका लास्ट, ये पॉलिटी का है या मूल विधि, इसका क्या नाम, संविधान का कह लीजिए, संविधान का है। लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या से अधिक और कम की बात कर रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि किसी भी विधानसभा में, यानी विधानसभा माने जो राज्यों की विधानसभा होती है, ठीक है, जिसमें एमएलए बनते हैं, क्या बनते हैं, एमएलए ये बनते हैं, ये विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी और न्यूनतम कितनी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दो भाई, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, कौन कौन से आंसर है इसमें, कौन सा आंसर है आप बता सकते हैं जल्दी, फिर मैं आगे की एक और बात बताने वाला हूं, जल्दी 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 से। चलिए, तो आंसर आपका ये है,
अधिकतम 500 और मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य एक्सेप्शन है मिनिमम के लिए। कौन से राज्य हैं? तो गोवा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, गोवा। इस राज्य में एक्सेप्शन है 40 सीटों वाला। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें भी क्या है, कुछ राज्य वहां भी 40 से कम सीटें हैं या 40 सीटें हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी राज्यों में अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है एमएलसी वाले, सॉरी एमएलसी कह रहा हूं, एमएलए यानी विधायक वाला जो है, अधिकतम सीटें किस राज्य में है? आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, ठीक है, 403 सीटें हैं, है ना। ध्यान रखिएगा। और मिनिमम कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे अब, ठीक है। चलिए, यहां तक हमारा ये पूरा होता है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।